हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टू स्टडी सर्कल। आज हम बात करेंगे 3 अगस्त की न्यूज़ के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट न्यूज़ से। एक्सपर्ट्स वॉर्न अगेंस्ट मैंडेटरी फूड फोर्टिफिकेशन। तो ये लगभग 170 एक्सपर्ट्स ने, कितने 170 एक्सपर्ट्स ने, जिसमें ग्रुप्स भी हैं और इंडिविजुअल साइंटिस्ट भी हैं, एक लेटर लिखा है एफएसएसआई को कि जो मैंडेटरी फूड फोर्टिफिकेशन है उसको खत्म कर दिया जाए, है ना। तो ऑब्जेक्शन यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है कि फूड फोर्टिफिकेशन आप कीजिए, जहाँ पे स्पेसिफिक टारगेटेड आप कीजिएगा, बट मैंडेटरी जो फूड फोर्टिफिकेशन है उसको आप खत्म कर दीजिएगा। कि मतलब जितना भी फूड होगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वेलफेयर स्कीम्स में, तो वो फोर्टिफाइड ही होगा। तो ये गलत है, क्योंकि ये कई चीज़ों के लिए हार्म भी करेगा और कई डिस्प्यूट्स को जन्म भी देगा। तो उन्होंने ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि ये किस किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। तो पहला पॉइंट ये है कि एडवर्स इम्पैक्ट डालेगा हेल्थ और लोगों के जीवन यापन पे, लाइवलीहुड और हेल्थ दोनों पे, ठीक है। दूसरी इन्होंने बात ये कही है कि एक स्टडी का भी हवाला दिया है जो लांसेट जनरल में पब्लिश की गई है। इसमें यह कहा गया है कि बोथ एनीमिया एंड विटामिन ए डिफिशियंसीज को ओवर डायग्नोस किया गया, मतलब इनको बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। और इस वजह से होगा क्या कि बहुत ज्यादा लोग एंटी एनेमिक विटामिन और विटामिन ए वगैरह खाएंगे, और जिसकी वजह से बाकी विटामिन पे जोर नहीं दिया जाएगा। तो होगा क्या कि कुछ विटामिन तो शरीर में बहुत ज्यादा बन जाएंगे और कुछ विटामिन शरीर में बहुत कम रह जाएंगे, और ये एक हाइपर विटामिनोसिस टाइप की बीमारी कह लो या फिर कंडीशन को जन्म देगा, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि इन्होंने कहा भी है कि डाइटरी कैसी होनी चाहिए, डाइवर्स होनी चाहिए, ठीक है, और जिसमें प्रोटीन का कंजम्पशन जो हो ज्यादा हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक या दो विटामिन को आप यूज करके और आप सारी चीजें इग्नोर करके और आप सोचते हैं कि माल न्यूट्रिशन कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये इन लोगों का कहना है, साइंटिस्ट का, ठीक है। और एक बात इन्होंने और भी कही है कि जो एफएसएसआई की जो स्टडीज हुई हैं माल न्यूट्रिशन को लेके, ठीक है, जिसमें फोर्टिफिकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये प्राइवेट कंपनीज स्पॉन्सर कर रही हैं इसको, जैसे नेस्ले, न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट एंड ग्लोबल अलायंस फॉर द इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो नेस्ले, न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट और ग्लोबल अलायंस इंस्टीट्यूट इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, और फायदा किनको होगा, इन्हीं प्राइवेट कंपनीज को। और नुकसान किसको होगा, नुकसान होगा इंडियन फार्मर्स को और फूड प्रोसेसर्स को, क्योंकि होगा क्या उससे कि एक या दो सिंथेटिक केमिकल विटामिन पे तो जोर जाएगा, बट बाकी चीजें क्या होंगी कि वेजिटेबल्स, एनिमल्स प्रोटीन पे, कंजम्पशन पे जोर नहीं जाएगा उसकी वजह से, क्योंकि लोगों को लगेगा ना कि हाँ ठीक है, हमने ये फोर्टिफाइड फूड खा लिया, अब हम बिल्कुल एकदम स्वस्थ रहेंगे। तो ऐसा नहीं होगा एक्चुअली, है ना। तो इससे होगा क्या कि एक या दो विटामिन पे जोर देने से बाकी विटामिन और मिनरल की तरफ ध्यान नहीं जाएगा लोगों को, तो एक दूसरे तरीके का माल नरिशमेंट क्रिएट हो जाएगा। और एक और दूसरी भी प्रॉब्लम इन्होंने बताई है कि जो सिंथेटिक मटेरियल्स मिलाए जाते हैं, ये अंडर नरिश जो पॉपुलेशन है, जो बहुत ज्यादा कमजोर है पॉपुलेशन, जिसके अंदर और भी बहुत सारे मिनरल्स नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि मिनरल्स जो होते हैं, न्यूट्रिएंट जो होते हैं, वो आइसोलेशन में काम नहीं करते, इनको और भी बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन की जरूरत होती है, ठीक है। तो जब इन अंडर नरिश लोगों के अंदर वो चीज होगी नहीं, तो क्या होगा, एक तरीके से वो जहर का काम करेगी, टॉक्सिक बॉडी बना देगी उनकी, और इससे होगा क्या कि नई तरीके की बीमारियां पैदा हो जाएंगी। एक स्टडी का भी इन्होंने हवाला दिया है कि कहा है कि 2010 में एक स्टडी हुई थी जिसमें आयरन फोर्टिफिकेशन की वजह से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गट इन्फ्लेमेशन हुआ, गले में प्रॉब्लम हुई, और पैथोजेनिक गट माइक्रोबायोटा प्रोफाइल क्रिएट हुई अंडर नरिश्ड चिल्ड्रंस में, ठीक है। तो आपको ये चीज देखनी है कि ये हो किस में रहा। ऐसा नहीं कि आयरन कोई भी ले रहा हो तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है। जो बच्चे पहले से अंडर नरिश्ड हैं, जो बच्चे पहले से ही कमजोर हैं, उनको आयरन फोर्टिफाइड किया हुआ जो फूड मिल रहा है, फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है ये तो हम सब जानते ही हैं कि जब किसी फूड में कोई विटामिन और मिनरल को
अलग से मिलाया जाता है, ठीक है, तो उसके बाद जो फूड क्रिएट होता है उसको बोलते हैं फोर्टिफाइड फूड, ठीक, ये है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो आयरन फोर्टिफिकेशन हुआ उसकी वजह से जो कमजोर बच्चे थे उनके गले में, गट में प्रॉब्लम आई और पैथोजेनिक गट माइक्रोबायोटा प्रोफाइल क्रिएट हो गई। ये कुछ होता होगा, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ये तो सब हम लोग देख ही चुके हैं कि ये एक बहुत बड़ी इनफॉर्मल इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा, ठीक है। और इससे होगा क्या कि मोनोटोनस सीरियल बेस्ड जो डाइट्स होंगी, ठीक है, वही आगे भी चलती रहेंगी, क्योंकि हमें कभी यू महसूस ही नहीं होगा कि हाँ ठीक है कि हमें बाकी चीजें भी खानी चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग में तो यही बैठ जाएगी, लोगों के दिमाग में तो यही बैठ जाएगा कि ठीक है हम फोर्टिफाइड फूड खा रहे हैं, हम कंप्लीट है। तो जो अंडर नरिशमेंट जो इंडिया में है वो मोनोटोनस सीरियल बेस्ड की डाइट की वजह से है, तो वो कंटिन्यू रहेगा। इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है मैंडेटरी फूड फोर्टिफिकेशन से। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि डाइट में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, सब्जियां, फल, एनिमल प्रोटीन, ये सब चीजें होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम लोग कुछ सिंथेटिक माइक्रोन्यूट्रिएंट को ऐड कर दें, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर्स होंगे, जो खाने वाले होंगे, उनको हेल्थ को नुकसान पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ऑफर्स मीडिएशन इन कृष्णा डिस्प्यूट। अब कृष्णा डिस्प्यूट जो है ना, कृष्णा रिवर डिस्प्यूट, तो बहुत दिन से चल रहा है। ये जब रियासतें हुआ करती थी मैसूर और हैदराबाद की, तब से चल रहा है ना। और 1969 में हुआ क्या कि एक कृष्णा वाटर डिस्प्यूट बना दिया गया, ट्रिब्यूनल बना दिया गया, सॉरी, ना, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया। और ये किसके अंडर में बनाया गया? इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे कि आखिरकार ये होता क्या और कैसे काम करता है। तो और इसकी रिपोर्ट आई 1976 में, और इसने क्या किया कि 2060 जो टीएमसी है, टीएमसी मतलब 1000 मिलियन क्यूबिक फीट वाटर जो है, वो 75% डिपेंडेबिलिटी को रखते हुए, ये ध्यान रखिएगा, 75% डिपेंडेबिलिटी को रखते हुए 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ये लिखा है 560 टीएमसी महाराष्ट्र के लिए, कर्नाटका के लिए 700 टीएमसी और 800 टीएमसी आंध्रा के लिए। चूंकि हम सब जानते हैं कि जो कृष्णा रिवर है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। 2014 के बाद जब से बाइफर्केशन हुआ है आंध्र प्रदेश का, तो अब ये 4 स्टेट हो गए हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और यहीं से एक नया डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है 2014 के बाद से, ठीक है। तो अभी हम एक चीज और देख लेते हैं कि डिपेंडेबिलिटी क्या होती है। 75% डिपेंडेबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि एटलीस्ट 75% टाइम फार्मर्स के लिए इरिगेशन के लिए पानी होना चाहिए, जिससे वो सिंचाई कर सकें, जिससे वो इरिगेशन कर सकें, ठीक है। मतलब जिसको बोलते हैं ना कि टोटल जितना 4 साल में पानी बहेगा, ठीक है, उतना मतलब 4/3 पार्ट उनको मिलना चाहिए पानी का। ये कंटिन्यू फ्लो रहना चाहिए वाटर का, ठीक है, इतना उनको मिलना ही चाहिए। आप चाहे जिसमें यूज करो पानी का, बट इतना फार्मर के इरिगेशन के लिए होना ही चाहिए, ये मैंडेटरी है। तो इसी का मतलब होता है 75% डिपेंडेबिलिटी, ठीक है। चलो हम लोग ये देख लेते हैं कि इसके बाद फिर क्या होता है कि जब 1976 में ये ऑर्डर आता है, इसके बाद फिर ये रिवीजन किया जाता है इसका, क्योंकि फिर से चैलेंज करते हैं यहाँ के स्टेट्स जो बेसिन स्टेट्स हैं। इसके बाद क्या होता है कि 65% डिपेंडेबिलिटी के साथ, ठीक है, अवेलेबिलिटी घटा दी जाती है और सरप्लस फ्लो दे दिया जाता है इनको। किस बेसिस पे? 81 टीएमसी, 81 टीएमसी महाराष्ट्र को, 177 टीएमसी कर्नाटका को और 190 टीएमसी आंध्र प्रदेश को, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि इसको फिर से चैलेंज कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट को आंध्र प्रदेश के द्वारा, ठीक है। और ये होता क्यों हुआ? क्योंकि आंध्र प्रदेश बाइफरकेट हो जाता है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश ये बात कहता है कि जो ऑर्डर है उसको फिर से रिवाइज किया जाए, और इसको रिवाइज किया भी जाता है ना। और रिवाइज एज सच ऐसे नहीं किया जाता है कि वो ट्रिब्यूनल एक नई रिपोर्ट पेश करे, बट वो ये करता है कि रीएलोकेशन वाटर्स का कर देता है, ठीक है, 2 स्टेट्स के बीच में, ठीक है।
और उसमें होता क्या है कि जो 811 टीएमसी कृष्णा वाटर मिल रहा होता है दोनों स्टेट्स को, उसको डिवाइड कर दिया जाता है 512 टीएमसी और 299 टीएमसी के रूप में, ठीक है। और ये जो रेशियो आता है वो 66/34 का रेशियो आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अभी तक जो शेयरिंग चल रही है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में वो 66/34 की शेयरिंग चल रही है, ठीक है। अब यहाँ तक तो ठीक है, चलता रहा। अब जब ये इशू चलता रहा तो अब लेटेस्ट क्या हुआ? लेटेस्ट हुआ ये कि मई 2021 में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया कि लिफ्ट इरिगेशन स्कीम लॉन्च कर दी, ठीक है। मतलब आप मतलब जैसे रिवर है ये, ठीक है, यहाँ से एक नहर बनाएंगे और यहाँ से उठा के पानी किसी दूसरी जगह पर डाल देंगे, ठीक है। तो ये हो गई लिफ्ट इरिगेशन स्कीम। तो अब इसने क्या किया कि अब इन्होंने स्कीम लॉन्च करी, इन्होंने फिर से वही जो अपग्रेडेशन किया गया, ठीक है। किसका? पोथी रेड्डी पाडू हेड रेगुलेटर का। ये देख लीजिए एक बार, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है पोथी रेड्डी पाडू हेड रेगुलेटर, है ना, ये है, ये देख लीजिए। तो पहले ये कैसा हुआ करता था? ऐसा था समथिंग। अब कैसा हो गया? कितना ज्यादा पानी आ गया है ना, और कितना बड़ा भी कर दिया गया इसको, ठीक है। तो इसका अपग्रेडेशन हुआ, पानी ज्यादा खींचा गया। तो अब हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या हुई कि 6 से 8 टीएमसी पानी निकाल लिया गया श्रीशैलम रिजर्वॉयर से। अब इसी वजह से क्या हुआ कि जब पानी ज्यादा खींचा गया श्रीशैलम रिजर्वॉयर से, तो इसी की वजह से डिस्प्यूट क्रिएट हुआ। तो इस वजह से फिर क्या हुआ कि इनको पानी कम जब पड़ रहा है, ठीक है, तो ये क्या कहेंगे कि जो तेलंगाना का हाइडल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट है श्रीशैलम में और नागार्जुन सागर में, ये आप बंद कर दीजिएगा। ये कंस्ट्रक्शन भी वही कर रहा है और मांग भी वही उठा रहा है, क्योंकि उनको पानी की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, ठीक है। और इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश ने ये भी कहा है कि तेलंगाना ने वॉलेट किया है 2015 के एग्रीमेंट को, क्योंकि तेलंगाना ने कुछ और प्रोजेक्ट को कृष्णा रिवर पे चालू कर दिया है, ठीक है, विदाउट द परमिशन ऑफ ट्रिब्यूनल, ठीक है, विदाउट द परमिशन ऑफ बोर्ड। रिवर बोर्ड एक बनाया गया था, ठीक है, दोनों के बीच में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए, ठीक है। तो अभी हाल में इस तेलंगाना गवर्नमेंट ने कहा है कि अब ये जो शेयरिंग होगी, जो 66/34 की चल रही थी, ये 50-50 की हो जाएगी अब शेयरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक नई तरीके की पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई है और ये केस गया सुप्रीम कोर्ट ने। तो हाल में ही 2 अगस्त को, मतलब कल, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने कृष्णा रिवर डिस्प्यूट को सुनने से इनकार कर दिया गया है, क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि मैं दोनों ही स्टेट से बिलोंग करता हूं। और इन्होंने ये बात जरूर कही है कि अगर स्टेट्स चाहें तो वो मीडिएशन के थ्रू इस मैटर को रिजॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर वो नहीं चाहते हैं तो इसके लिए हियरिंग के लिए कोई अनदर बेंच रेफर कर दी जाएगी, अनदर बेंच को, किसी दूसरी बेंच को रेफर कर दिया जाएगा इस केस को। लेकिन मैं ये केस को नहीं सुनूंगा, क्योंकि यहाँ से निष्पक्षता प्रभावित होती है। तो इसलिए ये न्यूज में था, और ये लंबी कहानी है एक, और अभी पता नहीं कितने दिन तक चलेगी पॉलिटिक्स, ठीक है। और भी भाई कई स्टेट्स में बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं या रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हैं, चल रहे हैं, तो उसमें से एक है ये रिवर डिस्प्यूट। चलो आगे चलते हैं हम लोग, इसके बारे में देख लेते हैं कि आखिरकार इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होता क्या है। अब यहाँ पे ये तो हम लोगों ने स्टोरी देखी कि डिस्प्यूट क्या है। अब ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए क्या प्रोविजन है। आर्टिकल 262 ये कहता है कि पार्लियामेंट इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के एडजुडिकेशन के लिए, समाधान के लिए, निर्णय करवाने के लिए एक लॉ प्रोवाइड करवाएगी। और दूसरी बात इसमें यह भी कही गई है आर्टिकल 262 में कि ना तो सुप्रीम कोर्ट ना ही कोई दूसरा कोर्ट इसमें इन्वॉल्व होगा इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट में, क्योंकि ये उनके ज्यूरिडिक्शन का मामला नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव का ही मामला है, ये पार्लियामेंट का ही मामला है, ठीक है, जो इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट इंटरफियर नहीं करेगी,
ठीक है। अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते कैसे हैं, ये भी पॉइंट है ना, क्योंकि अगर 262 ये बात बोल रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में ये लोग फंडामेंटल राइट्स के ब्रीच होने की वजह से कोई के केस को लेके जाते हैं कि इस वजह से यहाँ के रहने वाले लोगों के को इरिगेशन में प्रॉब्लम होगी, पानी पीने में प्रॉब्लम होगी, तो उनके फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो ब्रीच हो रहे हैं, इसलिए स्टेट्स इस चीज को लेके चले जाते हैं। आर्टिकल 262 में प्रोहिबिटेड होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट इस चीज का निर्णय करता है। ठीक है, तो किसके लिए यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की दुहाई दी जाती है। ठीक है, आर्टिकल 262 की नहीं। तो हुआ क्या कि पार्लियामेंट ने फिर क्या किया कि जब 262 ने ये बात बोली कि एक लॉ बनाएगी पार्लियामेंट, ठीक है, और कोई इसका डिसीजन कर नहीं सकता है, तो कोई डिस्प्यूट उठेगा तो कौन करेगा, ये एक लॉ ही करेगा। तो दो एक्ट बनाए गए, रिवर बोर्ड एक्ट और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट। ठीक है, रिवर बोर्ड क्या करता है, ये रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट का काम देखता है। ठीक है, रिवर और रिवर वैलीज का। और इंटर स्टेट डिस्प्यूट एक्ट के अंडर में क्या आता है, ये एक ट्रिब्यूनल की तरीके से काम करता है। ठीक है, एड हॉक ट्रिब्यूनल, मतलब जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्पज के लिए ही बनाया जाता है, और जैसे ही पर्पज खत्म हो जाता है वो ट्रिब्यूनल कोलैप्स कर जाता है, वो ट्रिब्यूनल सीज कर दिया जाता है। ठीक है, उसका काम ही खत्म, तो फिर मतलब ही नहीं है क्योंकि एडॉक था। तो ये ट्रिब्यूनल जो है वो सेटलमेंट करेगा डिस्प्यूट्स को, और इस ट्रिब्यूनल का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा उन पार्टीज पे जो भी डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये तो हमने देख ही लिया। अब जब फाइनल होगा तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट या किसी दूसरे कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात थी कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं उसके लिए। अब एक बार देख लेते हैं, कृष्णा रिवर की बात ही चली है तो कृष्णा रिवर के बारे में एक ब्रीफिंग ले लेते हैं। ये ओरिजिनेट होती है महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र में, मर्ज कर जाती है किसमें, बे ऑफ बंगाल में। 4 स्टेट से ये फ्लो करती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट डैम्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, इसको हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, कामता, के से कृष्णा और के से कामता। के से कर्नाटका, ए से आंध्र प्रदेश, एम से महाराष्ट्र और टी से तेलंगाना, और ए साइलेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट डैम्स कौन कौन से हैं, श्रीशैलम, अलमाटी, नागार्जुन सागर डैम। ठीक है, और अभी हम लोग ये देख भी रहे थे डैम्स के बारे में। अच्छा, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है इसकी, मालाप्रभा, घटप्रभा, कोयना, तुंगभद्रा, पंचगंगा, दूधगंगा, पिन, ये राइट बैंक है ऊपर वाली, और ये वेस्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। 2 अगस्त को मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल जो चेन्नई की है उसका 100वां साल हुआ कंप्लीट। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थी मद्रास प्रेसिडेंसी की। इसको स्टेब्लिश किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ये पहले क्या थी, एक एडवाइजरी काउंसिल की तरीके से काम करती थी। ठीक है, बट बाद में क्या हुआ कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 हुआ, उसमें इसकी लेजिस्लेटिव पावर्स भी दे दी गई। ठीक है, फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ था मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल का, 1920 में। इसके बाद आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद में 1969 में इसका रीनेम कर दिया गया तमिलनाडु लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक बार ये देख लेते हैं कि हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 क्या था। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो करता था। अब इसके अंदर में कुछ प्रोविजंस थे, 3 सेपरेट प्रेसिडेंट एक कॉमन सिस्टम में लाई गई। ठीक है ना, कि अब जो गवर्नर जनरल था वो तीनों ही प्रेसिडेंसीज को देखेगा, मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल। एक 5वां जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वायसरॉय की, ठीक है, उसमें एक 5वां मेंबर जोड़ दिया गया, एक जूरिस्ट था। इसके बाद जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी जो 1833 में ले ली गई थी पावर्स को, ठीक है, वो 1861 में
बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को दे दी गई फिर से, ठीक है। और भी काउंसिल्स बनाने के लिए व्यवस्था कर दी गई कि बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर 1886 में और 1897 में बंगाल और पंजाब में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई। जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसको बढ़ा दिया गया, इसमें 6 से 12 एडिशनल मेंबर्स को ऐड कर दिया गया, जिसमें से कम हाफ मेंबर्स नॉन ऑफिशियल होने थे। उनमें से नॉन ऑफिशियल मेंबर्स 3 जो थे, ठीक है, वो राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव थे। इसको नॉमिनेट किसने किया था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने। अब इसके बाद क्या होता है कि गवर्नर जनरल 1861 के एक्ट के अकॉर्डिंग ऑर्डिनेंस पास कर सकता था, भले ही वहां पे काउंसिल की सहमति ना हो। अगला पॉइंट क्या है कि कोई भी एक्ट बनाया गया हो गवर्नर जनरल काउंसिल के द्वारा, तो उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो लंदन में बैठा हुआ था, ठीक है, वो डिसॉल्व कर सकता था, मतलब उसको वो खत्म कर सकता था। और एक और चीज थी कि जो कलकत्ता की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसके पास इतनी पावर थी कि कहीं पूरे भारत में जो भी ब्रिटिश इंडिया था, ठीक है, जितना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्वायर कर रखा था तब तक, वहां के लिए, उस पूरे एरिया के लिए वो पास कर सकती थी लॉ को। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ई रूपी करके एक पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया। ई रूपी है क्या? ये एक गिफ्ट प्रीपेड वाउचर या गिफ्ट कार्ड की तरीके से है, जिसमें एक क्यूआर कोड या फिर एक एसएमएस आएगा आपके फोन पे, ठीक है, और उस फोन पे जो एसएमएस या क्यूआर कोड आएगा उसको आप कहीं पे भी अवेल कर सकते हैं जाके, जिस पर्पज के लिए वो भेजा गया होगा, जिस पर्पज के लिए वो पेमेंट होना है वो उसी क्यूआर कोड से ही हो जाएगा। उसके लिए कोई स्पेसिफिक कोई कार्ड या कोई पेपर की जरूरत नहीं होगी। तो इसके यही फायदे भी हैं, ठीक है, कि ये कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद ये डीबीटी को मोर इफेक्टिव बनाएगा। इसके बाद ये टारगेटेड, ट्रांसपेरेंट एंड लीकेज फ्री डिलीवरी भी देगा, ठीक है। इसके साथ में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो किसी हेल्प करना चाह रहा है, ठीक है, ट्रीटमेंट, एजुकेशन या किसी और वर्क में, ठीक, तो वो भी ई रूपी वाउचर दे सकता है उस बंदे को कैश के। चलिए चलते हम लोग अगली न्यूज पे। आदि प्रशिक्षण पोर्टल। आदि से मतलब आदिवासी, प्रशिक्षण से मतलब उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है आदिवासियों को, ऐसे समथिंग लगता है इसमें। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसकी नोडल मिनिस्ट्री होगी। ये लॉन्च किया गया है 16 जून 2021 को। ये एक तरीके से काम कैसे करेगा, एक सेंट्रल रिपोजिटरी होगी कि जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के, स्टेट गवर्नमेंट के या फिर उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस के, वो सारे के सारे प्रोग्राम्स इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, ठीक है। अगली न्यूज पे चलते हैं हम लोग। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के नाम से मनाया जाएगा। एक्चुअली है क्या, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, ठीक है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस, ये एक इसके अंडर में नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में काम करता है। इस स्कीम के अंडर में साइंस म्यूजियम्स, साइंस सेंटर्स और साइंस सिटीज डेवलप किए जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि साइंस सिटीज को भी डेवलप किया जाएगा। साइंस सिटी क्या है? साइंस सिटी एक ऐसी जगह पे बनाई जाएगी जहां पे कोई बड़ा साइंस सेंटर एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, साइंस सिटी वहां पे भी बनाई जा सकती है जहां पे कोई साइंस सेंटर है, ठीक है, और उसको अपग्रेड कर दिया जाए तो वो एज ए साइंस सिटी हो जाए। उसके लिए कुछ एरिया की भी लिमिट रखी गई है, 25 एकड़ समथिंग ऐसे एरिया है, ठीक है। तो एक सेपरेट साइंस सिटी भी बनाई जा सकती है स्टेट कैपिटल्स में, या फिर साइंस सिटी जो साइंस सेंटर है उसको भी अपग्रेड किया करके साइंस सिटी बनाई जा सकती है, ठीक है। चलो हम लोग अगली न्यूज के बारे में देख लेते हैं। प्रज्ञता गाइडलाइंस। प्रज्ञता का मतलब होता है प्लान, रिव्यू। पी से प्लान, आर से रिव्यू, अरेंज, जी से गाइड, यक से टॉक, असाइन ए से, टी से ट्रैक, अप्रिसिएट्स ए से होगा, ठीक है। तो
इसमें क्या है कि मतलब जो भी ऑनलाइन एजुकेशन है, ठीक है, ये 20 जुलाई को गाइडलाइन जारी की गई थी सबसे पहले कि ऑनलाइन एजुकेशन को इम्प्रूव कैसे किया जाए। तो पहले क्या करेंगे, टीचर्स लोग प्लान करेंगे कैसे करना है चीज़ों को, फिर उसका रिव्यू करेंगे, बच्चों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, अरेंज करेंगे, गाइड करेंगे उनको, टॉक करेंगे बच्चों से, ठीक है ना, असाइनमेंट देंगे, ट्रैकिंग होगी उसकी, फिर बच्चों को उनके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो डिजिटल एजुकेशन है उसको इम्प्लीमेंट किया जाना है, ठीक है, कि ठीक है कि जैसे कि जो स्कूल के टीचर्स हेड्स हैं और टीचर्स हैं वो असेसमेंट प्लानिंग और स्टेप्स उसके अकॉर्डिंग ले सकें, ठीक है। अब अगली बात आती है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, कहाँ पर है, मैसूर में। आपको सिर्फ इतना याद रखना है इसमें। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंसेंटिवाइज करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए हैं इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। ये न्यूज़ में आया था, पीआईबी का ये न्यूज़ है, तो ये मेंस पर्पज के लिए है। एक बार सिर्फ सरसरी निगाह से देख लीजिएगा इसको। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाई गई, 13 सेक्टर्स इसमें कवर किए गए, ठीक है, और ये 5 साल के लिए है, 21 और 22 से स्टार्ट की गई। इसमें क्या है कि सब्सिडी जो दी जाती है पर किलोवाट के हिसाब से दी जाती है, और जो वैल्यू एडिशन किया है उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने उसके बेसिस पे दी जाती है कि आपने अपनी सेल कितनी बढ़ाई है, ठीक है, उस बेसिस पे आपको सब्सिडी दी जाती है इसको। और एक्चुअली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाई इसलिए गई थी कि जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके इंडिया में। अच्छा, दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कंप्लायंस बर्डन को भी थोड़ा सा इसमें फोकस कहाँ पे है कि बहुत सारी प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करना है और डिजिटाइज करना है, ठीक है, जिससे काम फास्ट हो सके, है ना, पेपर वर्क कम करना है। दूसरा है डॉक्यूमेंट्स, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं किसी चीज़ का तो डॉक्यूमेंटेशन जो होता है उसमें कम कर दिए गए, ठीक है। इंस्पेक्शंस को कम किया गया, ऑटो रिन्यूअल्स कर दिए गए कि ये नहीं कि पेपर वर्क हो तभी आप रिन्यूअल्स करवाएंगे या फिर आप जाएंगे, प्रॉपर रिन्यूअल्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद रिटर्न फाइलिंग की जो फ्रिक्वेंसी है वो कम कर दी गई, बार बार आपको रिटर्न नहीं फाइल करना है, ठीक है। इसके बाद जो डिजिटल मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स और रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन किया गया है डिजिटली, ठीक है, जिससे आराम से उसको एक्सेस किया जा सके। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम चलाया गया, 10,000 करोड़ का इसका कॉर्पस है, और इसी के अंडर में एक सीड फंड स्कीम चलाई गई कि मतलब जो इनिशिएट कर रही हैं कंपनियां उनको फंडिंग कैसे मिले। एफडीआई के नॉर्म्स को बेटर किया गया है, ठीक है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 100% एफडीआई अलाउ कर दी गई है। पब्लिक की जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं उनको गवर्नमेंट खरीदे और यूज़ करे, ठीक है। दूसरा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की व्यवस्था की गई है, 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए गए हैं, ठीक है ना, और जिनको 2024-25 तक कंप्लीट किया जाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने में यूज की गई हैं। तो ये मेंस पर्पज क्वेश्चन है, तो उस टाइम पे आपकी बहुत यूज आएगा। मेंस आंसर राइटिंग में डायरेक्टली आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे वहाँ पे। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 22 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया था। 22 मार्च को ही वर्ल्ड वाटर डे होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसको जो कैंपेन को इम्प्लीमेंट करेगी, जो कैंपेन चलाएगी, वो कौन चलाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। थीम क्या है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, ठीक है। इसका पर्पज क्या है कि क्रिएटिंग इन एप्रोप्रिएट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स इन अर्बन एंड रूरल एरियाज, दोनों में ही कवर करना है, नेशन वाइड है चूंकि, ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री, ठीक है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, तालाब बनाने हैं, कुएं बनाने हैं, इस तरीके से जिससे रिचार्ज वेल जिनको बोलते हैं, ठीक है, जिससे रेन वाटर जो भी पानी बरस रहा है उसको कंजर्व किया जा सके, ठीक है। और विल द पीपल्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, इसमें टास्क क्या क्या रखे गए हैं कैंपेन में, ठीक है, कि नए ओल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जाए और पुरानों का भी ख्याल रखा जाए।
दूसरी बात यह है कि ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का रिवाइवल किया जाए, जैसे स्टेप वेल्स वगैरह हो गए। ठीक है, जियो टैगिंग की जाए, है ना, और उनकी गिनती की जाए कि कितनी हैं। ठीक है, वाटर बॉडीज नेशन वाइड। ठीक है, इसके बाद साइंटिफिक वाटर कंजर्वेशन प्लान्स को बनाया जाए। ठीक है, जल शक्ति केंद्र स्टेब्लिश किए जाएं। ठीक है, और अफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दिया जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाए जाएं। ठीक है, इसके बाद में एक अगली न्यूज आती है, इंडिया और बांग्लादेश हैव स्टार्टेड फ्रेट ट्रेन्स मतलब माल भाड़ा ट्रेन थ्रू द रिस्टोर्ड हल्दीबारी चिलाहाटी रेल रूट। ठीक है, 1 अगस्त से। ठीक है, कहां से? हल्दीबारी चिलाहाटी रेल रूट। ये आप देख पा रहे हैं, ये है हल्दीबारी, ठीक है, और ये है चिलाहाटी रेलवे स्टेशन। एक्चुअली ये रेलिंग जो थी वो 1965 तक ये ऑपरेशन में थी, बट उसके बाद में वॉर हुआ जो 1965 का, उसके बाद ये कट हो गई और उसके बाद इसको फिर से रिवाइव किया गया, और ये रिवाइव करने के बाद में 1 अगस्त से यहाँ पे फ्रेट ट्रेन चालू हो गई हैं। और एक और चीज देख लेते हैं कि एक पैसेंजर ट्रेन सर्विस भी चलाई गई है, न्यू जलपाईगुड़ी ढाका न्यू जलपाईगुड़ी मिताली एक्सप्रेस करके। ठीक है, जिसको 27 मार्च 2021 को अनाउंस किया गया था, बट कोविड पेंडेमिक की वजह से ये अभी तक चालू नहीं की जा सकी है। बट आगे जैसे ही ये सब सारी चीजें नॉर्मल होंगी तो न्यू जलपाईगुड़ी ढाका न्यू जलपाईगुड़ी मिताली एक्सप्रेस चालू कर दी जाएगी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। अगली न्यूज पे हम लोग आते हैं, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम लॉन्च की गई थी 29 मई 2021 को, प्राइम मिनिस्टर साहब ने लॉन्च की थी। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है सेंट्रल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, स्टेट लेवल पे इसकी नोडल एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट डीलिंग विद जुवेनाइल जस्टिस। जो डिपार्टमेंट होगा जो जुवेनाइल जस्टिस से रिलेटेड, वो वही स्टेट लेवल पर नोडल एजेंसी होगी पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के लिए। और स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखेंगे। इसमें है क्या कि ऐसे चिल्ड्रंस को सपोर्ट करना जो दोनों पेरेंट्स को खो चुके हैं या फिर लीगल गार्डियन को खो चुके हैं। ठीक है, या फिर ऐसे पेरेंट्स को खो चुके हैं जिन्होंने उनको अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को फेवर करना, क्योंकि वो एक तरीके से ऑर्फन स्टेज में चले गए हैं, तो उनको एजुकेशनल और हेल्थ के बारे में देख रेख कौन करेगा? तो ये देख रेख करेगी केंद्र सरकार पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, इसमें करना क्या है, गवर्नमेंट को कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए व्यवस्था करेगी। ठीक है, कि कहीं पे बीमारी हो तो वो अपना इलाज करवा सके। एजुकेशन, ठीक है, के लिए व्यवस्था करेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट की व्यवस्था करेगी जब 23 साल की उसकी एज हो जाएगी, कि मतलब इतना फाइनेंशियल सपोर्ट हो कि वो अपना काम कुछ ना कुछ शुरू कर सके उस टाइम पे जाके। ठीक है, और स्कीम एक्सेसिबल थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल, ये है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन.in। ठीक है, यहाँ से एक्सेस किया जा सकता है, स्कीम को यूज किया जा सकता है। ठीक है, सारे यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी, ठीक है, एलिजिबल चिल्ड्रन को उस पोर्टल पे जाके रजिस्टर कर सकती है, और फिर उसके बाद में उसको सारी सुविधाएं मिलेंगी जो पीएम केयर्स फंड फॉर चिल्ड्रन स्कीम के अंतर्गत आती हैं। अच्छा, एक चीज और है, स्टेट की ही या यूनियन टेरिटरी की बात नहीं है, कोई सिटीजन भी इन्फॉर्म कर सकता है इस पोर्टल के थ्रू जाके कि इस चिल्ड्रन के साथ ऐसी ऐसी मिस हैपनिंग्स हुई हैं और उसको इसकी स्कीम का फायदा मिलना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। स्वदेश दर्शन स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये ध्यान रखिएगा। स्वदेश दर्शन स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 14-15 में लॉन्च हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर में आती है। 15 थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट इसमें डेवलप किए जाने हैं। एक्चुअली इनका मतलब क्या है, थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट्स का मतलब क्या है
कि आप नाम ऐसे रखे गए हैं, बुद्धिस्ट, हेरिटेज, हिमालय, कृष्णा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अगर कोई पर्टिकुलर रामायण से संबंधित कुछ चीजें जानना चाहता है, कोई टूरिस्ट आ रहा है, तो उस सर्किट में जितने जितने प्लेसेस आइडेंटिफाई किए गए हैं वहां पे जाएगा तो रामायण से रिलेटेड सारी चीजें उसको मिल जाएंगी। ऐसे ही अगर कोई चाहता है कि डेजर्ट के बारे में देखूं, है ना, डेजर्ट घूमने आया, तो उसको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो वही सर्किट आइडेंटिफाई कर ले और उन्हीं जगह पे चले जाए, उसको सारा का सारा जो डेजर्ट का टूर करना है वो सब कुछ उसको वहीं पे मिल जाएगा। तो इसलिए ये थीम्स रखी गई हैं और इसके अलग अलग जो प्लेसेस हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है, वो अलग अलग स्टेट्स में हैं। जैसे बुद्धिस्ट है ना, तो ये बुद्धिस्ट टूरिस्ट लोगों के लिए है, अगर वो चाहें जिनको बुद्धिस्ट स्टडीज में या बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में जानकारी लेना है तो उनके लिए ही है। तो इसमें कौन कौन से सर्किट्स हैं? 15। बुद्धिस्ट, कोस्टल, डेजर्ट, इको, हेरिटेज, हिमालय, है ना, कृष्णा, है ना, नॉर्थ ईस्ट, रामायणा, रूरल, स्पिरिचुअल, तीर्थंकर, ट्राइबल, वे साइट सब स्कीम एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टूरिज्म को प्रमोट करना, इसके साथ साथ जो लोकल कम्युनिटीज हैं, है ना, उनका वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, क्योंकि अगर आप टारगेट बेस्ड जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आप घूम पाएंगे और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म जनरेट होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोकल कम्युनिटीज़ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई कैसे किए जाते हैं? स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन से कंसल्ट करके। अगली न्यूज़ पे चलते हैं हम लोग। नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड है क्या आखिरकार? बहुत सारे बोर्ड आपने सुने हैं, एक नया बोर्ड है स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड। मतलब इसमें ऐसी एजुकेशन दी जानी है जिसमें स्पोर्ट्स के बारे में हो। ठीक, इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली अभी तक ऐसा कोई था नहीं कि एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स को पैरेलली लेके चल सके। जैसे अभी जितने बोर्ड होते हैं उनका ज्यादा फोकस रहता है एकेडमिक्स पे, बट स्पोर्ट्स एजुकेशन क्या करेगी कि ये एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स दोनों को पैरेलल लेके चलेगी और ये इनका फोकस अच्छा खासा स्पोर्ट्स पे रहेगा। और जो बच्चे चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके और उनके कैरियर के साथ भी डिस्टर्बेंस ना हो, तो उन लोगों के लिए ये बोर्ड व्यवस्था करेगा कि ठीक है, आप किस तरीके से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के साथ साथ अपना अदर करियर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये स्पोर्ट एजुकेशन बोर्ड लाया गया। ठीक है, तो ये कोलैबोरेट करेगा जो जितने अभी एग्जिस्टिंग बोर्ड्स हैं, जैसे सीबीएसई हो गया ना, या स्टेट बोर्ड्स हो गए। ठीक है, जिससे जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो एकेडमिकली भी स्पोर्ट्स के साथ साथ वो एकेडमिकली भी इम्प्रूव कर सकें। ठीक, और इसमें एक और व्यवस्था की गई कि जो क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं उसको हायर लेवल पे ट्रांसफर किया जाए, जिससे कैरियर बनाने में इनको आसानी हो, है ना। ये ना लगे कि हम स्पोर्ट्स में ज़्यादा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कि हमारी एकेडमिक्स खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये इन सब चीज़ों में एनएसई भी हेल्प करेगा। ठीक है, इसके एम्स देख लेते हैं एक बार हम, है ना। इनिशिएट करना है लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन को स्पोर्ट्स में। ठीक है, प्रमोटिंग एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स बाय कैचिंग देम यंग, मतलब जब वो एकेडमिक्स में ही होंगे, जब वो एजुकेशन ले रहे होंगे, उसी टाइम पे उनको देखना है कि उनके अंदर कैसी स्पोर्ट्स की कैपेबिलिटी है, उसी टाइम पे उनको नर्चर करके और एक अच्छे लेवल तक लेके जाना है उन बच्चों को। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि उनकी एकेडमिक्स का भी नुकसान ना हो। ठीक है, प्रोवाइडिंग एश्योरेंस टू द स्पोर्ट्स कम्युनिटी एंड पेरेंट्स दैट प्रैक्टिसिंग स्पोर्ट्स वुड नॉट लीड टू लॉस इन एकेडमिक्स, वर्टिकल मोबिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, कि आप अगर स्पोर्ट्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई या फिर नौकरी पे की अवसरों पे फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि मतलब ये बोर्ड ना हर चीज में बैलेंस बना के रखेगा। ठीक है, अल्टरनेटिव करियर अपॉर्चुनिटीज को भी प्रमोट करेगा। ठीक है, इसके बाद जो टीचर्स, स्टाफ, कोचेज जो हैं उनको ऑनलाइन और फेस टू फेस मॉड्यूलर ट्रेनिंग में भी पार्टिसिपेट कर पाएगा, जिससे वो बच्चों के साथ में पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि एंगेजिंग इन स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बाय डिवाइजिंग बेटर एंड मोर इफेक्टिव वेज ऑफ प्रमोटिंग इंटरेस्ट, पार्टिसिपेशन एंड परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस स्पोर्ट का केवल यही मोटो है कि एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स को साथ में लेके चला जाए। बच्चे खेलें तो बट उनकी एकेडमिक्स पे भी ज़्यादा फर्क ना पड़े, और इन फ्यूचर अगर वो अल्टरनेट करियर वो चुनना चाहते हैं स्पोर्ट्स के अलावा, तो ये ना कह पाए कि हाँ हम स्पोर्ट्स में चले गए इसलिए हमको कोई नौकरी नहीं मिल रही है। ठीक है, क्योंकि हम एकेडमिक्स पे इतना ध्यान नहीं दे पाए। तो ये बोर्ड इन सब चीज़ों को सामंजस्य बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो चलिए आज की न्यूज़ को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग S2 स्टडी सर्किल। प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।